हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट अभी रिलीज की गई है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में। इसी के बारे में अब आज चर्चा करेंगे। एक्चुअल में ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी यूजुअली बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछती है जिसका रिलेशन कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से होता है या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से होता है। उन सब जगहों पर आईपीसीसी के इन रिपोर्ट्स को आप कोट कर सकते हो। साथ ही साथ स्पेसिफिकली आईपीसीसी पर भी ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। चूँकि इनके रिपोर्ट्स 5 से 7 साल के गैप में आते हैं, अब चूँकि ये इस बार आए हैं तो इसलिए हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे। आपको पता है कि इसके पहले 2014 में ये आया था। इसी के बेसिस पर जो हमारा पेरिस क्लाइमेट समिट हुआ था ना, वो आईपीसीसी के 5th रिपोर्ट के बेसिस पर ही हुआ था। अब फिर से ये 6th रिपोर्ट आई है। अब इसके बेसिस पर भी नवंबर 2021 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 26th मीटिंग फिर से होगा। COP 26 है, तो अब उसके बेसिस पर भी कुछ आउटकम्स निकलेंगे इस बार ज़बरदस्त। उन सबको एक सीक्वेंस में हमें पढ़ते जाना है। उसके लिए एक बेस हमारा तैयार होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से उस बेस को हम तलाश करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरे डिस्कशन में बहुत डिटेल से हम इन कॉन्टेक्स्ट पर डिस्कशन अपना करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि 6th रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई है, जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके एक्चुअल में 3 वर्किंग विंग्स हैं। ऐसे तो बहुत सारे विंग्स होंगे, बट ये 3 वर्किंग ग्रुप्स के नाम से हैं। वर्किंग ग्रुप 1, 2 और 3। अभी केवल फर्स्ट वर्किंग ग्रुप का ही रिपोर्ट आया है हमारे पास। अभी सेकेंड और थर्ड का आना बाकी है। ये दोनों आएंगे 2022 में। तो जब भी आएंगे तो इसी वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। 6th असेसमेंट रिपोर्ट हमें सतर्क करता है कि खतरा अब दरवाजे तक पहुंच गया है और वो ठक ठक कर रहा है। अगर अब भी नहीं सुधरे ना, तो फिर वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आएगा, और जब तोड़ के अंदर आएगा तो अपना घर आप बचा नहीं पाओगे। इनका कहना है कि ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हमें बढ़ने नहीं देना है इन रिलेशन टू प्री इंडस्ट्रियल एरा। ये बोलता है कि 2050 तक अगर आपने ऐसा नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट फुलफ़िल नहीं किया तो इस टारगेट को तो आप भूल जाओ, ये आप ज़िंदगी में कभी अचीव नहीं कर सकते हो। नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट एक्चुअल में एक ओवरऑल बैलेंस स्थापित करने की बात करता है कि आपको GHG गैस एमिट करने का कोई मना ही नहीं है। आप एमिट कर सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिट कर सकते हो, लेकिन इसको ऑफसेट करने के लिए उतना ही अमाउंट ऑफ GHG आपको एटमॉस्फेयर से बाहर भी निकालना पड़ेगा, जिससे कि रिजल्टेंट ज़ीरो दिखता रहे हमें। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट है ये। इसको 2050 तक हमें अचीव करना ही करना है और कोई चारा ही नहीं बचता है। ओवरऑल ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स हमारे सामने रहे हैं, जिससे ये सिंबलाइज होता है कि आगे आने वाले समय पे 2040 में, 2080 में हम इसको बहुत बुरे स्थिति में देख रहे होंगे। तो ये आज के टाइम के लिए कोड रेड है, मतलब खतरे की घंटी बज चुकी है। अब आपको इस पर एक्शन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आईपीसीसी के फर्दर डिस्कशन से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि जो भी एस्पिरेंट्स IDMP या प्रारंभ जैसे हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे होंगे, उनको 14, 15 और 16 अगस्त के लिए कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप इस नंबर पर हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हो या फिर यहाँ पर मेल कर सकते हो। आईपीसीसी एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि क्लाइमेट चेंज को साइंटिफिकली पढ़ने की बात करता है। अब देखो, इसको बनाया गया था 1988 में WMO और UNEP के द्वारा। तो ये जो WMO है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन दोनों ने मिलकर इसको 1988 में बनाया था। इसका बेसिस ये रखा गया था कि देखो, हर देश में बहुत सारे ऐसे पॉलिसी मेकर्स होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनका आगे का फ्यूचर कैसा होने जा रहा है, उनके एनवायरनमेंट का क्या आउटपुट आएगा आगे के समय में। उनको प्रॉपर फीड्स देना, उनको प्रॉपर एनालिटिक्स प्रोवाइड करना कि अच्छा, इस डायरेक्शन में अब आपको अपना पॉलिसी फॉर्मुलेट करना चाहिए। फ्यूचर में देखो ये रिस्क हैं, इससे ऐसे इम्पैक्ट्स हमें पड़ सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों को इस तरीके से आप देखते चलो, इस तरीके से एडाप्टेशन और मिटिगेशन स्ट्रैटेजी अपनाते हुए चलो। ऐसा काम है आईपीसीसी का। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 3 वर्किंग ग्रुप्स होते हैं। पहला वाला जो फिजिकल साइंस बेसिस है वो तो हमें मिल गया। दूसरा और तीसरा वर्किंग ग्रुप जो है, इसमें से दूसरा वाला एडाप्टेशन पर फोकस करता है। एडाप्टेशन मतलब कि अभी क्लाइमेट चेंज होने वाला है, उससे पहले हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। और तीसरा वर्किंग ग्रुप मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ की बात करता है कि क्लाइमेट चेंज अब हो चुका है, इससे निपटने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए ताकि इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कम से कम पड़े। इसके अलावा आईपीसीसी की अपनी सेक्रेटेरिएट भी है और कुछ टास्क फोर्स भी इन्वॉल्व हैं इसमें, जो अपने अपने फील्ड में रिसर्च करते रहते हैं।
देखो ये असेसमेंट रिपोर्ट्स जो होते हैं ना वो लगभग 5 से 7 साल के बीच में प्रोड्यूस किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। सबसे पहला आया था 1990 में। 1990 के बाद ये जो हमारा रियो अर्थ समिट हुआ था उसका बेस बना था। मतलब इसका अगर हम सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कशन करें तो एक सिग्निफिकेंस तो ये हो सकता है कि ये एक अम्ब्रेला एग्रीमेंट, जैसे UNFCCC है, ऐसे अम्ब्रेला एग्रीमेंट को अपना बेस रिपोर्ट सबमिट करते हुए एक फीड देता है कि लो मैं तुम्हें चर्चा का मुद्दा दे रहा हूँ, अब इस पर डिस्कस करो, कुछ अच्छा लेके आओ और जल्द से जल्द, ताकि हमारा जो एडाप्टेशन और मिटिगेशन वाला स्ट्रैटेजी होगा उस पर भी हम काम कर सकें। सबसे पहला आया था, सोचो, वो UNFCCC लेके आता है। सेकेंड आया था 1995 में, उसका बेस बनाया गया था क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर। इस तरीके से फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट आया था, उसका बेस बनाया गया था पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में। तो एक सिग्निफिकेंस तो यही हो गया बड़ा। दूसरा सिग्निफिकेंस कि ये इमीडिएट चैलेंजेस बताता है, तुरंत क्या एक्शन लेना है उसके बारे में भी बताता है। तो जैसे अभी इसने बताया कि भाई खतरे की घंटी सिर पे बजने लगी है, अब इसको तुरंत रिजॉल्व करना पड़ेगा। एक एक करके इन सभी रिपोर्ट्स को ब्रीफ में एक बार समझते हैं। सबसे पहला रिपोर्ट आया था 1990 में। उस टाइम पर पूरे दुनिया का दिल दहल गया था इस रिपोर्ट को देख के, क्योंकि इन्होंने ऐसे रिपोर्ट पब्लिश किया कि देखो अभी पिछले 100 सालों में इनको देखने को मिला कि 0.3 से 0.6 डिग्री सेल्सियस का तापमान ऑलरेडी चेंज हो चुका है अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। और इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि 2025 तक ही 2 डिग्री राइज हो जाएगा। और सिमिलरली 2100 आते आते आप देखोगे कि लगभग 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज है, और साथ ही साथ सी लेवल लगभग 65 सेंटीमीटर राइज कर जाएगा। जब सेकेंड रिपोर्ट आई 1995 में, तो इन्होंने बोला कि देखो ये जो 4 डिग्री सेल्सियस हमने बोला था, मे बी वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 3 डिग्री सेल्सियस तो डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और 65 सेंटीमीटर तो नहीं लेकिन 50 सेंटीमीटर का सी राइज जरूर देखने को मिलेगा। ये जो सेकेंड रिपोर्ट था यही क्योटो प्रोटोकॉल का बेस बन गया। थर्ड रिपोर्ट 2001 में आया। इसने थोड़ा सा फिर से अपने पिछले रिपोर्ट को रिवाइज किया और बोला कि 2100 तक हम वेरिएशंस में देख सकते हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 5.8 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चेंज हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हर रीजन का अपना अपना जोन है, जैसे कि इक्वेटोरियल रीजन है या फिर ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ तो ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना, तो बढ़ेगा भी तो 1.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास कुछ बढ़ेगा। लेकिन जो पोलर रीजन्स हैं, आप अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स की बात कर सकते हो या फिर रशियन कॉन्टिनेंट्स की बात कर सकते हो, वहाँ पर आपको दिखेगा कि ये लगभग टेम्परेचर डिफरेंस 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक का भी हो सकता है। इनका कहना था कि ह्यूमन एक्शंस के कारण जो वेदर कंडीशन बिल्कुल एक्सट्रीमिटीज़ पर जा रहा है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ उनका ड्यूरेशन भी बढ़ेगा, तीनों चीज़ बढ़ जाएगी। फोर्थ रिपोर्ट 2007 में इनका आया था और इन्होंने बताया कि इस टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है 379 ppm। ये पिछले 6.5 लाख सालों में सबसे ज़्यादा है। आप समझ सकते हो कि हम किस इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने फिर से यही बोला कि 2100 तक अप्रॉक्सीमेटली आप 4.5 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा टेम्परेचर में देख सकते हो। और इसी के साथ साथ IPCC के इस फोर्थ रिपोर्ट को नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था। फिफ्थ रिपोर्ट आता है 2014 में। 2014 में जब ये रिपोर्ट आया तो इसने बोला कि भैया देखो, सिंपल सी बात बताते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का कंसंट्रेशन है वो पिछले 8 लाख सालों में इस टाइम पर अपने अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ पर है, सबसे ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हो कि 8 लाख सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ है, तो अब हो रहा है ये। 4.8 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो सकता है 2100 में। बहुत सारे स्पेशीज़ एक्सटिंक्शन की कगार पर आ सकते हैं। हीट वेव्स दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी। और इसके बाद आता है छठवां रिपोर्ट, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम इम्प्लीकेशंस देखें कि ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का चेंज होगा, इससे होगा क्या? अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस या ऐसा कुछ टेम्परेचर चेंज होता है ना, तो आप पूरे वर्ल्ड का नक्शा चेंज होते हुए देख सकते हो। आइस फ्री आर्कटिक रीजन देख सकते हो 10 सालों में। 100% कोरल रीफ डिक्लाइन हो सकता है अपना। साथ ही साथ मेरीन स्पेशीज़ हो गए, इंसेक्ट्स, प्लांट, वर्टेब्रेट्स, कुछ भी होंगे, इन सब के लाइफ पर अपना अपना इफेक्ट होगा। बहुत सारे लोग हीट वेव्स झेल नहीं पाएंगे और लगभग 2.7 बिलियन लोग हीट वेव्स से एक्सपोज हो जाएंगे हर 5 साल में। छठवें असेसमेंट रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसने क्या क्या बोला है? इसने पहला बात बोला है कि जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है अर्थ का, वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा नेक्स्ट 20 ईयर्स में। आप रोक नहीं सकते इसको। 2 डिग्री सेल्सियस तक सेंचुरी के बीच में बढ़ सकता है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन पिछले 2 मिलियन सालों में सबसे ज़्यादा हो सकता है। 86% जो हम कार्बन बजट अवेलेबल है अभी,
उसको हम ऑलरेडी डिप्लीट कर चुके होंगे इसी को सुधारने तक में, और फिर भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सी लेवल राइज 1901 से 1971 तक की बात करेंगे तो उसके कंपैरिजन में लगभग 3 गुना ज़्यादा हो चुका होगा। आर्कटिक सी का आइस जो है वो सबसे कम पर होगा पिछले 1000 सालों के कंपैरिजन में। प्रेसिपिटेशन और ड्रॉट की फ्रिक्वेंसी, उसकी एक्सट्रीमिटीज़, ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी। हीट एक्सट्रीम्स मिलेंगे हमें, और कोल्ड एक्सट्रीम दिन पर दिन कम होते जाएंगे। मतलब हमें ठंड अब नहीं मिलेगा, ठंड धीरे धीरे कम होता जाएगा और गर्मी ही गर्मी बढ़ती जाएगी इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इसके साथ साथ जो भी हमारे ऐसे ओशन करंट्स हैं उनमें भी चेंजेस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम शटडाउन हो जाएगा क्या, मे भी ऐसा हो सकता है, या फिर बहुत वीक हो जाए। बहुत वीक होंगे तो इसके अपने क्लाइमेटिक इम्प्लीकेशंस हैं, आपको पता है। ये गल्फ स्ट्रीम की वजह से ही ये जो नॉर्वेजियन पोर्ट हैं ये 12 महीने चल पाते हैं, तो उन सब की वजह से एक अल्टीमेट सिचुएशन यहाँ पर भी आ सकती है। साथ ही साथ फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंसेस और तेज़ी से बढ़ सकते हैं। हमें पता है कि आजकल के टाइम पे भी बढ़ ही रहे हैं। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट देख सकते हैं, लैंडस्लाइड बहुत तेज़ी से हो सकता है, फ्लड्स के सिचुएशन बढ़ सकते हैं, रेनफॉल काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है। इस मैप के ज़रिए आप देख सकते हो कि किस रीजन में कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ होता हुआ दिख सकता है हमें। इंडिया में लगभग 1.8 डिग्री सेल्सियस का दिख सकता है, लेकिन ऊपर की कंट्रीज़ में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा दिखेगा आपको, और ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। तो इसको आपको एक बार काउंटर करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर हमको ये देखना है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चेंजेस आए होंगे, 6th असेसमेंट रिपोर्ट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करता है। ये इंडिया को थोड़ा स्पेशल रिपोर्ट पब्लिश करते हुए बोलता है कि देखो आपके लिए एक खतरा और ज़्यादा है। इंडियन ओशन का टेम्परेचर बाकी के सभी ओशन के कंपैरिजन में ज़्यादा टेम्परेचर राइज होता हुआ दिखाई देगा। इसके चलते मॉनसून प्रेसिपिटेशन बढ़ जाएगा, फ्लड सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समर और एनुअल रेनफॉल बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ साउथ इंडिया में चूँकि एरोसोल और पर्टिकुलेट मैटर का कंसंट्रेशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इसका इफेक्ट साउथ इंडिया पे ज़्यादा दिखेगा। इंडिया की कोस्ट लाइन है लगभग 7500 किलोमीटर लंबी। अब इस 7500 किलोमीटर लंबी पर अगर हम लोग सी राइज देखेंगे तो पता नहीं कितने मिलियन लोगों के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पर अफेक्ट होता हुआ दिखेगा हमें। जो हिंदू कुश ग्लेशियर्स हैं वो तेज़ी से पिघल जाएगा, हीट वेव्स काफ़ी बढ़ जाएंगे, ह्यूमिड हीट स्ट्रेस भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। इंडो गंगेटिक प्लेन एक ऐसा रीजन बन जाएगा जहाँ पर खूब सारा बारिश भी होगा, और साथ ही साथ ग्लेशियर मेल्ट हो के भी आएगा। साथ ही साथ इस इंडो गंगेटिक प्लेन में एमोनिया का कंसंट्रेशन काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बायोमास बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इन सब से बचने के लिए हमारे पास वे फॉरवर्ड क्या है, हमें अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा। देखो अभी तो कोविड-19 का सिचुएशन है, ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसको हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर अभी अगर नहीं कर पाएँ तो आगे आने वाले टाइम पर कर देंगे। हमारी लड़ाई नेचर से नहीं है, यहाँ पर तो लड़ाई सीधे नेचर से होगी। ग्लेशियर पिघलने लगेगा तो आप ग्लेशियर के लिए बाल्टी थोड़ी ना रख दोगे, या फिर इतना बड़ा कुछ टैंकर थोड़ी ना लगा दोगे कि ग्लेशियर मेल्ट ना हो, वहाँ पर एसी लगवा दिया। मतलब ऐसे चेंजेस आएंगे जिसको हम इंसान सही नहीं कर सकते, वो हमारी कैपेसिटी में ही नहीं है। ह्यूमैनिटी बिल्कुल तबाह हो जाएगी इसके कारण। तो इसीलिए सबसे पहले हम सबको अवेयर रहना चाहिए, कम से कम एनर्जी वेस्टेज लें और अपने इस कार्बन एमिशन को इमीडिएटली और ड्रास्टिक तरीके से कम कर दें। ये जो पावर प्लांट में हम लोग कोल का यूज़ करते हैं ये सब बहुत ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा। साथ ही साथ जो पेरिस समिट में नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC सब ने लिए थे, उसको सबको जल्दी से जल्दी अपनाना है, उस पर तुरंत के तुरंत एमिशन टारगेट्स को अचीव करते हुए देखना है, कॉन्क्रीट स्ट्रेटजीज डेवलप करनी है। और साथ ही साथ COP26 ये स्कॉटलैंड ग्लासगो में होगा, तो वहाँ पर जब भी ये लोग मिलें तो ये एटलीस्ट अपने NDCs को इन्हेंस करता हुआ दिखाई दें। साथ ही साथ ये और बड़े स्टेप्स और इनोवेटिव सॉल्यूशंस के साथ इस मीटिंग में पेश हों, ताकि वर्ल्ड लेवल पर हम इसके इन्फ्लुएंस को देख सकें। तो आज के इस पूरे डिस्कशन में हमने इन IPCC के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस किया, और अब आपके लिए आता है होमवर्क ये है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लाइमेट डिप्लोमेसी फॉर इंडिया and what India needs to do for a sustainable future of generations to come. Elaborate, ये आपको 10 मार्क्स में डिस्कस करना है। 10 मार्क्स का एक और क्वेश्चन है कि IPCC जैसा भी इस रिसेंट रिपोर्ट हमने पढ़ा है, तो अब इंडिया के अंदर जो भी क्लाइमेट चेंज से टैकल करने का पॉलिसी डेवलप होगा, उसको ड्राफ्ट करने की बात की जाएगी, उस पर इंडिया कैसे IPCC की रिपोर्ट की हेल्प ले सकता है, इसके बारे में आपको कमेंट करना है। तो बस आज के डिस्कशन में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा सेशन काफ़ी अवेकनिंग लगा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा, और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। जय हिंद।